द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 831 खाली पाठ सिमुलेशन और क्षेत्रीय कटौती की बाधा को तोड़ना। कृपया सदस्यता लें _2। मिल्टन चेनी पहले से ही 9वें चरण की चुड़ैल अमर की सीमा पर थे। परिणामस्वरूप उनकी चेतना भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसलिए हालांकि इस पाठ सिमुलेशन के बाद भी उनके पास 100 अरब साल की यादें थीं, लेकिन मिल्टन के लिए ऐसी यादें अभी भी महत्वहीन मानी जाती थीं। ये यादें मिल्टन के दिमाग में केवल एक पल के लिए दिखाई दी, इससे पहले कि वह उन्हें पूरी तरह से पचा ले। उनके दिमाग में विरासत में मिली यादें उनके पिछले अनुमानों की पुष्टि करती हैं। अपने पिछले अनुमानों में उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके बाद के कुछ पार्ट सिमुलेशन शायद बहुत कुछ न दें। इसका कारण ये था कि उनके क्षेत्र की अटकलें एक बाधा पर पहुंच गई थीं। ये पार्ट सिमुलेशन बस उस बिंदु को मान्य करने के लिए हुआ। हालांकि अब तक मिल्टन एक ही पार्ट सिमुलेशन में 100 अरब साल की सीमा तक जीवित रह सकते थे, लेकिन क्षेत्र की अटकलों के लिए 100 अरब साल एक क्षणभंगुर क्षण थे। इस समय मिल्टन का क्षेत्र अभी भी ऊंचा नहीं था। यदि बाद के चरणों की बात आती तो शायद साधना क्षेत्र की एक परत का अनुमान लगाने में एक युग लग जाता। सौभाग्य से मिल्टन के पास सिम्युलेटर के लिए एक बाहरी प्लगइन था, अन्यथा यह अकल्पनीय होता। लेकिन चूंकि उसने यह मार्ग चुना था, इसलिए निस्संदेह मिल्टन को कोई शिकायत नहीं होगी। ये साधना का वह मार्ग था जिसे उसने स्वयं चुना था। 9वें चरण की चुड़ैल अमर की सीमा के बाद 10वें चरण की चुड़ैल अमर के मार्ग के लिए प्रयास करना अपरिहार्य था, जो एक आवश्यक अनुभव था। मिल्टन के लिए यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन न ही यह बहुत कठिन होगा। इस समय मिल्टन इन चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं था। आखिरकार वह अब वह व्यक्ति नहीं था जो वह पहले था। भले ही उसने अभी तक साधना पथ के 10वें चरण का सही अनुभव नहीं किया था, लेकिन इसका सही अनुभव न करने का मतलब यह नहीं था कि उसके पास समझ की कमी थी। न ही इसका मतलब यह था कि उसके पास प्रासंगिक यादों की कमी थी। मिल्टन जो कई भाग्य सिमुलेशन से गुजरा था, उसके दिमाग में उन सिमुलेशन से विरासत में मिली काफ़ी स्मृति थी। हालांकि ये यादें उसे दूर की लगती थीं, वे जादूगर अमर साधना के मार्ग पर उसके क्षेत्र के लिए बहुत मददगार थीं। इन यादों की मदद से, साथ ही सिमुलेशन में समय की प्रचुरता के साथ, 10वें चरण की साधना पथ निश्चित रूप से उसकी सीमा नहीं थी। इसके अलावा ये केवल वर्तमान में स्थिति थी। भविष्य में क्षेत्रों का अनुमान लगाते हुए वह पुनर्जन्म सिमुलेशन और भाग्य सिमुलेशन भी शुरू करेगा। ये सभी संभावित रूप से उसके भविष्य के स्वयं के लिए महत्वपूर्ण मदद प्रदान कर सकते हैं। बेशक फिर भी उसे वास्तविकता में काफ़ी समय बिताने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो लाभ वह प्राप्त कर सकता था उसकी तुलना में यह एक छोटी सी बात थी। वास्तव में 100 मिलियन वर्ष का समय बिताना भी उसके कुल जीवन काल का केवल 1% था। कोई कह सकता है जब तक असली वह नहीं मरता, वह एक दिन शिखर से परे के दृश्यों को देख पाएगा। क्षितिज से परे चढ़ना असंभव नहीं था। उस क्षण मिल्टन ने आगे सोचना बंद कर दिया। उसके विचार बदल गए और उसकी निगाहें उसके सामने तैरती हुई हल्की नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर लौट आईं। प्रकाश स्क्रीन पर यह संकेत दिया गया कि 10 पार्ट सिमुलेशन समय शेष थे। 5 स्तरित पार्ट सिमुलेशन के 2 सेट लॉन्च करने के लिए पर्याप्त। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ और वह अभी भी पार्ट सिमुलेशन में अपने जीवन काल की सीमा तक जीवित रह सकता है, तो ये 2 पार्ट सिमुलेशन निश्चित रूप से उसके लिए दायरे की अटकलों में छोटी सी अड़चन को तोड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। बेशक यह इस आधार पर था कि इन दोनों पार्ट सिमुलेशन में उसे अपने जीवनकाल की सीमा तक जीवित रहना था। पार्ट सिमुलेशन के भीतर क्षेत्रों का अनुमान लगाने के लिए यह एक दिया गया था। आखिरकार मिल्टन ने जो निर्देश जारी किया था वह उसके सिम्युलेटेड स्व के लिए चुड़ैल अमर साधना पथ के क्षेत्रों का लगातार अनुमान लगाना था। पार्ट सिमुलेशन समय 10। क्या आप पार्ट सिमुलेशन आरंभ करना चाहते हैं? आरंभ करें। सूचीबद्ध 10 पार्ट सिमुलेशन समयों को देखते हुए मिल्टन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और पार्ट सिमुलेशन शुरू करने का विकल्प चुना। 5 पार्ट सिमुलेशन समयों को ढेर करें। उन्होंने 5 पार्ट सिमुलेशन समयों को ढेर करना जारी रखा क्योंकि यह अपरिहार्य था। इस तरह वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकता था। अपने दिल में आदेश जारी होने के बाद सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन ने काले अक्षरों में संकेत संदेश प्रदर्शित किया। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हो गया है। कृपया इस सिमुलेशन के लिए अपने चरित्र का व्यक्तित्व चुनें। वफादारी या धैर्य या गंभीरता। प्रकाश स्क्रीन पर व्यक्तित्व विकल्पों को देखते हुए मिल्टन ने कुछ देर सोचा और तुरंत अपनी पसंद बना ली। धैर्य और गंभीरता व्यक्तित्व चुनें। इतने सारे टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद मिल्टन ने लगभग हर व्यक्तित्व को चुन लिया था, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि प्रत्येक व्यक्तित्व उसके सिम्युलेटेड स्व में क्या लाएगा। यही कारण था कि मिल्टन चेनी ने बहुत लंबे समय तक विचार नहीं किया। वास्तविकता में एक पल के अंतराल में मिल्टन चेनी ने पहले ही 2 चरित्र चुन लिए थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी के निर्णय लेने के ठीक बाद उनके सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर काले पाठ के खंड दिखाई देने लगे। ये ठीक काले पाठ के खंड थे जो इस टेक्स्ट सिमुलेशन को बनाते थे।
मिल्टन चेनी की निगाह बिना किसी हलचल के लाइट स्क्रीन पर टिकी रही। समय धीरे धीरे बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ टेक्स्ट सिमुलेशन धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ गया। जब काले पाठ का अंतिम खंड हल्के नीले प्रकाश के पर्दे पर आ गया, तो यह इस टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत का संकेत था। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर स्मृति और क्षेत्र बरकरार रखा गया है। सिमुलेशन समाप्त होने के साथ टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला सारा काला पाठ प्रकाश स्क्रीन से गायब हो गया। मिल्टन चेनी के दिमाग में एक बार फिर से जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के दिमाग में स्मृति का एक बहुत बड़ा विस्तार उभर आया। स्मृति का प्रतिधारण सुचारू रूप से चला, जो मिल्टन चेनी के विशाल अनुभव का एक और परिणाम था। बहुत जल्द यादों को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। ये कुछ हद तक खेदजनक है, इस सिमुलेशन के भीतर का मैं जीवन की सीमा तक जीवित नहीं रहा। अन्यथा अर्चन को तोड़ने की एक अच्छी उम्मीद होती, मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। व्यक्तित्व ने टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर उन पर बहुत प्रभाव डाला। इस बार शायद ये चुने हुए व्यक्तित्वों के कारण था कि वे जीवन की सीमा तक जीवित नहीं रह पाए। सौभाग्य से उन्होंने अपने दायरे के अनुमान में कोई कमी नहीं की। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इन विचारों पर विचार करना बंद कर दिया और चेतना में थोड़ा बदलाव के साथ उन्होंने सट्टा दायरे में बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर 4 अरब वर्षों में दायरे के अनुमान में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। इस समय मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत के बाद ये छोटी सी अड़चन कुछ हद तक कम हो गई थी। फिर भी इस अड़चन को तोड़ने के लिए अभी भी काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। हालांकि ये वास्तविकता में समय को संदर्भित करता है। यदि इसे सिमुलेशन में अनुवादित किया जाता तो उसे पर्याप्त होने के लिए केवल 5 और टेक्स्ट सिमुलेशन समय खर्च करने की आवश्यकता होती, यानी लगातार 5 टेक्स्ट सिमुलेशन का एक स्टैक। ये सोचते हुए मिल्टन चेनी ने और अधिक संकोच नहीं किया। उसकी नज़र उसके सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर लौट आई। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 5। टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ करें। हाँ, 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समय के स्टैक के साथ आरंभ करें। ये देखते हुए कि टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट में केवल 5 समय शेष थे, मिल्टन चेनी ने इस टेक्स्ट सिमुलेशन को आरंभ करने में संकोच नहीं किया। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हो गया है। कृपया इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अपना व्यक्तित्व चुनें। मौन या कठोर या व्यावहारिक। लाइट स्क्रीन पर व्यक्तित्व विकल्पों को देखते हुए मिल्टन चेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चुनाव किया। मौन और व्यावहारिक व्यक्तित्व चुनें। इस बार तीनों विकल्प काफ़ी औसत थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन से 2 चुने गए। इसलिए मिल्टन चेनी के लिए संकोच करने की कोई बात नहीं थी। 2 व्यक्तित्वों का चयन करने के बाद परिचित टेक्स्ट सिमुलेशन फिर से शुरू हुआ। ये टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स का आखिरी समय था जिसे उन्होंने वास्तविकता में 20,000 वर्षों में संचित किया था। मिल्टन चेनी के लिए इस टेक्स्ट सिमुलेशन का महत्व सरल था। उन्हें बस इतना करना था कि दायरे की अटकलों में उस छोटी सी अड़चन को तोड़ना था। एक बार जब उनके दिल में आदेश सेट हो गया तो टेक्स्ट सिमुलेशन सुचारू रूप से शुरू हो गया। उनके सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर भी काले टेक्स्ट के खंड दिखाई देने लगे। मिल्टन चेनी की नज़र लाइट स्क्रीन पर स्थिर रही, बिना हिले। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ये टेक्स्ट सिमुलेशन भी समय बीतने के साथ धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ता गया। जब काले रंग के टेक्स्ट का आखिरी हिस्सा हल्के नीले रंग के प्रकाश वाले पर्दे पर आ गया तो इसका मतलब था कि इस आखिरी टेक्स्ट सिमुलेशन का अंत हो गया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया है। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर मेमोरी और दायरे को बरकरार रखा गया है। टेक्स्ट सिमुलेशन से सुरक्षित की गई यादें बहुत जल्दी पूरी तरह से पच जाती थीं। कम से कम मिल्टन चेनी के मामले में तो यही हुआ। इसलिए इस टेक्स्ट सिमुलेशन के खत्म होने के बाद मिल्टन चेनी को इन यादों को पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ये वास्तविकता में बस एक पल था और उसने इन यादों को पूरी तरह से पचा लिया था। इस बार टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। एट नो विल बीन एट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दायरे का अनुमान लगाने में वह छोटी सी बाधा अब टूट गई थी। टेक्स्ट सिमुलेशन से यादें विरासत में मिलने के कारण मिल्टन चेनी इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि उन्होंने किसी अन्य भावना का अनुभव भी नहीं किया। आखिरकार ये सिर्फ एक छोटी सी बाधा थी। विजार्ड इमोर्टल कल्टीवेशन दायरे का अनुमान लगाने के अपने भविष्य के रास्ते में उन्हें अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये वे थी जिनका सामना भविष्य के उसे करना होगा, लेकिन यह उस जगह से काफ़ी दूर था जहां वह अभी था और ऐसा कुछ नहीं था जिस पर उसे इस समय विचार करने की ज़रूरत थी। विजार्ड अमर साधना पथ पर थोड़ी प्रगति को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। इस समय सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा अभी भी अपरिवर्तित रूप से उसके सामने मंडरा रहा था और मिल्टन चेनी ने जानबूझकर अपने सामने तैरते हुए प्रकाश के पर्दे को नहीं छिपाया।
आखिरकार भले ही उसने पार्ट सिमुलेशन का उपयोग करना समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी पुनर्जन्म सिमुलेशन का उपयोग करना था। इस समय उसके पास अभी भी 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं उपलब्ध थीं। वह निश्चित रूप से 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन को स्टैक करके सिमुलेशन शुरू कर सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी की नज़र प्रकाश के पर्दे पर टिक गई। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 5। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन आरंभ करना चाहेंगे? 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं स्टैक करें और पुनर्जन्म सिमुलेशन आरंभ करें, उसने कहा। प्रकाश के पर्दे पर दिखाई देने वाले काले अक्षरों में संकेत को देखते हुए मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू किया। चूंकि उन्होंने पहले ही 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट को स्टैक करने का फैसला कर लिया था, मिल्टन चेनी के लिए संकोच करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट उनके लिए कीमती थे, लेकिन वे उन संभावित लाभों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जो उन्हें मिल सकते थे। इसके अलावा यह एक पुनर्जन्म सिमुलेशन था जिससे उन्हें गुजरना ही था। आखिरकार सिम्युलेटर अपग्रेड के साथ पुनर्जन्म सिमुलेशन में जोड़े गए नए फंक्शन को अनुभव करने के लिए कम से कम 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट को स्टैक करने की आवश्यकता होगी। यदि मिल्टन चेनी पुनर्जन्म सिमुलेशन की नई विशेषता का परीक्षण करना चाहते थे तो उन्हें 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट को स्टैक करना शुरू करना था। अगले पल जब पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तव में शुरू हुआ, वास्तव में मिल्टन चेनी की चेतना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। जब उनकी चेतना एक बार फिर से स्पष्ट हो गई तो उनका मन पहले से ही पुनर्जन्म स्थान के भीतर प्रकट हो चुका था। पुनर्जन्म स्थान हमेशा की तरह ही बना रहा, बिना किसी मामूली बदलाव के। आखिरकार ये पुनर्जन्म सिमुलेशन मिल्टन चेनी द्वारा सिम्युलेटर अपग्रेड के बाद शुरू किया गया पहला सिमुलेशन नहीं था। भले ही उन्होंने पहले पुनर्जन्म सिमुलेशन को स्टैक नहीं किया था, लेकिन पुनर्जन्म स्पेस में कोई बदलाव नहीं होगा चाहे वे सिमुलेशन को स्टैक करें या नहीं। ये कुछ ऐसा था जो मिल्टन चेनी, जिन्होंने कई पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुभव किया था, बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक निगाह थोड़ी सी हिल गई और वे नीचे की ओर देखने लगे। नीचे अनंत विश्व बिंदुओं को देखते हुए मिल्टन चेनी की निगाह अंततः चौथे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पर टिक गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौथे ब्रह्मांड में केवल एक ही दुनिया थी। ये बात पिछली बार मिल्टन चेनी द्वारा पुनर्जन्म सिमुलेशन आरंभ करने के बाद स्पष्ट हो गई थी। पुनर्जन्म स्थान उसे धोखा नहीं देगा। पिछली बार मिल्टन चेनी ने उस दुनिया में पुनर्जन्म लेने में संकोच नहीं किया, लेकिन उसने केवल एक ही पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना का उपयोग किया। इसी प्रकार उसने पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन से भी लगभग कुछ भी हासिल नहीं किया। पिछली बार उसने संकोच नहीं किया और इस बार भी मिल्टन चेनी को संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार चौथे ब्रह्मांड में केवल एक ही दुनिया थी, संकोच करने की क्या बात थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी की चेतना में हलचल मच गई। उसका आध्यात्मिक रूप चौथे ब्रह्मांड की एकमात्र दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले हल्के सफ़ेद प्रकाश बिंदु के साथ विलीन होने लगा। अल्पविराम। धीरे धीरे साल बीतते गए, किसी का ध्यान नहीं गया और कोई हिसाब नहीं मिला। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना अंधेरे से वापस लौटी। उसके मन में यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। अब मिल्टन चेनी अपने शरीर के भीतर मौजूद एक शक्तिशाली शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ये शक्ति पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बजाय ये वास्तविकता में पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करने के बाद उन्हें विरासत में मिला क्षेत्र था। अब तक पुनर्जन्म सिमुलेशन पहले ही शुरू हो चुका था और वह एक बार फिर चौथे ब्रह्मांड के भीतर एकमात्र दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। इस बार मिल्टन चेनी ने जानबूझकर अपने आसपास का सर्वेक्षण नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं। कारण सरल था, जब उन्होंने विरासत में मिले क्षेत्र को महसूस किया तो उनके दिमाग में एक विदेशी स्मृति उभरी। ये भावना कुछ हद तक स्मृति विरासत के समान थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं थी। अंतर यह था कि स्मृति विरासत में मिल्टन चेनी के लिए अपरिचित यादें शामिल थीं, लेकिन इस बार उनके दिमाग में जो यादें उभरीं वे ऐसी लग रही थीं जो उनके पास पहले से ही थीं। इसका ये भी मतलब था कि ये इस दुनिया से प्राप्त यादें नहीं थीं, बल्कि ऐसी यादें थीं जो इस दुनिया को देखने पर स्वाभाविक रूप से उभरी थीं। निस्संदेह ये सिम्युलेटर का काम था। मिल्टन चेनी को अपने दिमाग में यादों को पचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस उन्हें सुलझा लिया। ये कहना होगा कि 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन को एक साथ रखने का फैसला सही था, क्योंकि सिम्युलेटर द्वारा प्रदान की गई यादें मिल्टन चेनी के लिए बहुत मददगार थीं। कम से कम अब उन्हें इस दुनिया की सामान्य स्थिति के बारे में पहले से ही कुछ समझ थी। उन्हें ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि पिछला पुनर्जन्म सिमुलेशन अचानक क्यों समाप्त हो गया था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें आसपास के माहौल पर घूम रही थीं। ये कुछ हद तक उस दृश्य जैसा था जब वह पिछली बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था, फिर भी ये पूरी तरह से समान नहीं था। वह अभी भी एक विशाल और खाली मैदान में पैदा हुआ था।
उसके चारों ओर अभी भी मनुष्यों के समान कई जीवन रूप थे, केवल इन प्राणियों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। इस समय मैं अभी भी एक बीज अवस्था में हो सकता हूँ, वास्तव में इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ हूँ। मिल्टन चेनी ने अपने आसपास के माहौल को देखा, खुद से बात की। ये वह निर्णय था जो उसने अपने दिमाग में यादों के आधार पर लिया था। इस समय जिस दुनिया में उसने पुनर्जन्म लिया था उसे माउंटेन और सी रियल्म कहा जाता था, जो एक बहुत ही विशाल दुनिया थी। इसकी विशालता की सीमा लगभग अथाह थी। हालांकि वह एक सामान्य इंसान की तरह सोच और चल सकता था, लेकिन वह वास्तव में माउंटेन और सी रियल्म में अभी तक पैदा नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में उनके वर्तमान रूप को जीवन बीज रूप कहा जाता था। वास्तव में जन्म लेने के लिए उन्हें अभी भी अपने पालन पोषण के लिए समय की आवश्यकता थी। मिल्टन चेनी समय से पहले अपनी चेतना को जगाने में सक्षम थे। इसका कारण ये दुनिया नहीं थी, बल्कि सिम्युलेटर था। और उनके अंतिम पुनर्जन्म सिमुलेशन के अचानक समाप्त होने का कारण वास्तव में काफ़ी सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ गतिविधि के बाद विश्व चेतना ने यह निर्णय लिया कि वह जीवन बीज रूप से बाहर निकल आया है, और उसके बाद एक शक्ति ने उसे इस स्थान से दूर ले जाने का इरादा किया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह जीवन बीज रूप से बाहर नहीं निकला था। सिमुलेटर के कारण इस दुनिया की चेतना ने गलत निर्णय लिया था। उसका शरीर मूल रूप से विश्व चेतना के बल का सामना नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्जन्म सिमुलेशन का स्वाभाविक निष्कर्ष निकला। यदि मिल्टन चेनी इन बातों से अनभिज्ञ रहे तो इस दुनिया में उनके भविष्य के पुनर्जन्म निस्संदेह कई पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाओं को बर्बाद कर देंगे। लेकिन सौभाग्य से अपनी नई मिली विरासत में मिली स्मृति के साथ मिल्टन चेनी अब जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। फिलहाल उन्हें बस अन्य जीवन बीज रूपों की तरह स्थिर रहने की जरूरत थी, ताकि विश्व चेतना सही निर्णय ले सके। यह मिल्टन चेनी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार धैर्य एक ऐसी चीज थी जिसकी उन्हें कभी कमी नहीं थी। केवल शांति से प्रतीक्षा करने से प्राप्त होने वाली बात मिल्टन चेनी को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। समय के साथ मिल्टन चेनी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। इस ताकत का वास्तविकता में उन्हें विरासत में मिले दायरे से कोई लेना देना नहीं था, ये पूरी तरह से इस शरीर की ताकत थी। हालांकि उनका जीवन रूप मनुष्यों से बहुत अलग नहीं था, लेकिन इस समय उन्हें मानव जाति का सच्चा सदस्य नहीं माना जा सकता था। एक क्षण बाद मिल्टन चेनी ने अपने मन में विचारों के ढेर को एक तरफ रख दिया और आगे सोचना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर उन्हें भूख की तीव्र अनुभूति भेज रहा था। यह अनुभूति कुछ हद तक शरीर की सहज प्रवृत्ति के समान थी। ये भूख की अनुभूति के समान थी जब मनुष्य को भोजन की कमी होती थी, और प्यास की अनुभूति जब उसे पानी की कमी होती थी। यह ऐसी अनुभूति थी जो मिल्टन चेनी के शरीर में उत्पन्न हुई थी, और यह सहज प्रवृत्ति कुछ ऐसी थी जिसे दबा पाना उनके लिए भी मुश्किल था। इस अनुभूति का उभरना सामान्य था। आखिरकार मिल्टन चेनी अब इस दुनिया से उतने अपरिचित नहीं थे जितने अपने पिछले पुनर्जन्म के दौरान थे। इस प्रकार उन्होंने इस स्थिति के पीछे के कारण को स्पष्ट रूप से समझ लिया। इसका अर्थ था कि उनका शरीर जीवन बीज रूप से पूर्ण जीवन रूप में परिवर्तित हो रहा था। संक्रमण को पूरा करने का मतलब था कि वह वास्तव में पर्वत और समुद्र क्षेत्र में पहुंच सकता था। समय बहता रहा और स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मिल्टन चेनी के शरीर में एक अकथनीय ऊर्जा खींची गई, जिससे उसे पूर्णता का एक अलग एहसास हुआ। यह एहसास आरामदायक था, इसलिए मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। समय बीतता गया, अवधि अज्ञात। कुल मिलाकर इस लंबे समय के दौरान मिल्टन चेनी ने शायद ही अपनी स्थिति बदली हो। उसके शरीर की ताकत केवल और अधिक बढ़ती गई। उनका जीवन रूप भी धीरे धीरे कुछ अलग होने लगा। इस समय मिल्टन चेनी को यह भी विश्वास हो गया कि वह इस स्थान को छोड़कर पर्वत और समुद्र क्षेत्र में जा सकते हैं। हालांकि इतने आत्मविश्वास के बावजूद मिल्टन चेनी ने अभी भी कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई करने से परहेज किया। आखिरकार प्रकृति को अपने तरीके से चलने देना ही सबसे अच्छा था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के अन्य जीवन बीज रूपों पर एक नज़र डाली। पहले की तुलना में आसपास के अन्य लोगों में धीरे धीरे जीवन की भावना उभर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। लेकिन मिल्टन चेनी की तुलना में उनके आसपास के ये लोग सच्ची चेतना के जन्म के बिना केवल गोले के समान थे। आखिरकार उनके आसपास के ये प्राणी इस दुनिया के असली मूल निवासी थे, जबकि मिल्टन चेनी केवल पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में आए थे। लेकिन किसी दुर्घटना को छोड़कर मिल्टन चेनी निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों से पहले ही इस जगह को छोड़ने जा रहे थे। इस समय वह पहले से ही जीवन बीज रूप की सीमा पर था। सच्चे जीवन की दूरी अब दूर नहीं थी। मिल्टन चेनी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। बेशक यह उनके दिमाग में विरासत में मिली स्मृति के कारण भी था कि उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया। आखिरकार उनके पास एक वास्तविक चेतना थी, इसलिए वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे।
इस समय मिल्टन चेनी जल्दी में नहीं थे। उन्हें 100% सुनिश्चित करना था कि इस दुनिया की विश्व चेतना एक सामान्य निर्णय ले, अन्यथा वास्तविकता से दायरे की विरासत के साथ भी अप्रत्याशित स्थितियों की संभावना थी। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए मिल्टन चेनी ने 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को ढेर कर दिया था। वह किसी भी दुर्घटना को होने नहीं दे सकते थे। केवल पर्वत और समुद्र क्षेत्र में पूर्ण जन्म से ही उसे इस दुनिया में और अधिक प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था। शायद इस दुनिया में 10वें चरण क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए था। बेशक यहाँ वर्णित 10वां चरण क्षेत्र जादूगर अमर साधना पथ नहीं है, बल्कि इस दुनिया का अद्वितीय साधना पथ है। 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन को ढेर करने के बाद मिल्टन चेनी की चेतना 10वें चरण क्षेत्र में साधना करने के लिए अपने नकली स्व का समर्थन करने में सक्षम होनी चाहिए। एक पुनर्जन्म सिमुलेशन शायद पर्याप्त न हो, लेकिन 5 को ढेर करना बहुत अच्छा हो सकता है। अल्पविराम। समय उड़ता है और पलक झपकते ही मिल्टन चेनी इस दुनिया में बहुत लंबे समय के लिए पुनर्जन्म ले चुके थे। यदि वास्तविक दुनिया के समय के संदर्भ में गणना की जाए तो ये पहले से ही करोड़ों वर्ष हो चुके थे। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में समझ की एक झलक चमक उठी। इस समय मिल्टन चेनी को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से किसी खास जगह पर जाना चाहता है। उसी समय उसके शरीर पर एक अकथनीय शक्ति प्रकट हुई। पिछली बार वह अनिश्चित था कि यह शक्ति क्या है, लेकिन इस बार मिल्टन चेनी इसके बारे में स्पष्ट थे। ये वास्तव में इस दुनिया की विश्व चेतना से आकर्षण का खिंचाव था। इसका ये भी मतलब था कि वह सच्चे पर्वत और समुद्र क्षेत्र में खींचा जाने वाला था। क्या ये विश्व चेतना मुझे यहाँ से निकलकर पर्वत और समुद्र क्षेत्र में जाने के लिए खींच रही है? तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरा ये शरीर अपनी वास्तविक सीमा तक पहुँच गया है। हालांकि आसपास के अन्य जीवन बीजों के रूप नहीं बदले हैं। इस दुनिया में अकेले भी क्या मैं कुछ खास हूँ? मिल्टन चेनी ने इस आकर्षण के खिंचाव का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने मन में चिंतन कर रहे थे। उनके शरीर पर अचानक पड़ा ये बल मिल्टन चेनी की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। मिल्टन चेनी को इस दिन के आने का लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वह इस दुनिया से पूरी तरह अपरिचित नहीं था और उसे जीवन के बीजों के सच्चे जीवन में परिवर्तन की एक निश्चित समझ थी। वह घबराया हुआ भी नहीं था। अपने मन में सावधानी से विचार करते हुए उसका दिल भी इस आकर्षण के पूरी तरह से फूटने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह अभी तक पर्वत और समुद्र क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने पहले ही इसके बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी। ये सब 5 बार पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए धन्यवाद है जिसे उसने इस बार एक साथ ट्रिगर किया था। आखिरकार इसके बिना वह इस दुनिया से जुड़ी यादों को विरासत में नहीं पा सकता था। अचानक मिल्टन चेनी का दिल हिल गया, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि उस पर लगाया गया आकर्षण का खिंचाव गायब हो गया था। इससे पहले कि मिल्टन चेनी इसके बारे में कुछ सोच पाते, उनकी चेतना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन के अंत का संकेत नहीं था, बल्कि ये दर्शाता था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन अभी शुरू हुआ था। जब मिल्टन चेनी की चेतना में स्पष्टता आई तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग जगह पर पाया। अब उनकी आंखों के सामने पहाड़ और समुद्र क्षेत्र का असली दृश्य था। उनके दिमाग में मौजूद यादों ने आसपास के माहौल को उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित नहीं बनाया। हालांकि यह पहाड़ और समुद्र क्षेत्र में उनका पहला सच्चा आगमन था, लेकिन आखिरकार वे पुनर्जन्म सिमुलेशन से 5 बार गुजर चुके थे। ऐसा लगता है कि आसपास कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं है। अपने आसपास का संक्षिप्त सर्वेक्षण करने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने वास्तविकता से प्राप्त शक्ति का दोहन करने की कोशिश की। 9वें चरण की चुड़ैल अमर क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली थी और मिल्टन चेनी की इस दुनिया की समझ को तेज कर सकती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी बहुत लंबे समय तक रुके नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया की यात्रा शुरू की। पर्वत और समुद्र क्षेत्र बहुत बड़ा था, ये बात स्पष्ट थी। इनहेरिटेड मेमोरीज के बिना भी मिल्टन चेनी इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे, क्योंकि यह पूरे चौथे ब्रह्मांड में एकमात्र दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो पूरे ब्रह्मांड को घेरती है, स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। इस समय मिल्टन चेनी की इस दुनिया की खोज अभी अपनी शुरुआत में ही थी। इस समय मिल्टन चेनी के लिए समय अपेक्षाकृत कीमती था। हालांकि वह अपने शरीर की दीर्घायु सीमा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट था कि यह अवधि बहुत लंबी नहीं होगी। वास्तविकता से क्षेत्र को बनाए रखने से वास्तविकता से दीर्घायु को संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए अब मिल्टन चेनी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि इस सिमुलेशन के दौरान इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के समय को बढ़ाने के लिए एक लंबा जीवन काल कैसे प्राप्त किया जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। मिल्टन चेनी को वास्तव में इस पुनर्जन्म सिमुलेशन से बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार यह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का उनका पहला मौका नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद थी। अगर ये लाभ उनके वास्तविक स्व को पर्याप्त मदद प्रदान कर सकते हैं तो निस्संदेह ये और भी बेहतर होगा।
विरासत में मिली यादों की उपस्थिति के बिना एक साधना पद्धति खोजना आसान काम नहीं हो सकता है। जैसे जैसे मिल्टन चेनी दुनिया की यात्रा करते गए, उन्होंने अपने दिल में भी विचार किया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस दुनिया के मूल निवासी अपने जन्म के बाद कैसे मजबूत हो गए। इसलिए वे बस बहाव के साथ नहीं जा सकते थे। हालांकि उन्हें इस दुनिया की कुछ यादें विरासत में मिली थीं, लेकिन उनमें से कोई भी यादें साधना पद्धतियों के बारे में नहीं थीं। फिर भी मिल्टन चेनी का मानना था कि इस दुनिया में वास्तव में एक साधना पथ होना चाहिए। अगर यह मौजूद है तो मिल्टन चेनी को इसे प्राप्त करने की उम्मीद है। अल्पविराम। पहाड़ और समुद्र क्षेत्र के भीतर स्वर्ण आत्मा डोमेन में मिल्टन चेनी यहाँ कुछ समय से यात्रा कर रहे थे। यदि वास्तविक समय में परिवर्तित किया जाए तो ये लगभग 10,000 वर्ष था। वास्तव में मिल्टन चेनी यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। कारण सरल था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ मिल्टन चेनी को एक साधना पद्धति सीखने का अवसर मिला था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक विशाल चर्च जैसी संरचना के अंदर लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये संगत नहीं लगता है। बुजुर्ग की बातें सुनकर मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलने के बाद जवाब दिया। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, लाल वस्त्र में बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा शेर तकनीक का परीक्षण आपके साथ सबसे अधिक संगत होने के लिए किया गया है। अगर यह काम नहीं करता है तो मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बुजुर्ग ने कहा। उनके स्वर में निराशा के भाव थे। आखिरकार वह मिल्टन चेनी के बारे में बहुत सोचते थे। दुर्भाग्य से ये युवक उनके क्षेत्र में एकीकृत होने में असमर्थ लग रहा था। मैं समझता हूँ, मिल्टन चेनी ने कहा। उसके दिल में कुछ पछतावा हुआ। आखिर अगर यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी तो उसे इस दुनिया में लक्ष्यहीन भटकना जारी रखना होगा। हालांकि यह यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन आप बनिंग डोमेन में जाने की कोशिश कर सकते हैं, लाल बागे में बुजुर्ग ने कहा। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने फिर से कुछ नहीं कहा, लेकिन समझ में सिर हिलाया। तो मैं बनिंग डोमेन में कैसे आगे बढ़ूं? मिल्टन चेनी ने पूछा। हालांकि वह इस दुनिया के बारे में जानता था, लेकिन ये केवल एक प्रारंभिक समझ थी। उसे पूरी तरह से अपरिचित जगह पर अकेले भेजना निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल होने वाला था। आखिरकार उसे यह जगह संयोग से मिली थी। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, लाल बागे में बुजुर्ग ने कहा, जैसे कि यह एक मामूली बात थी। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। अल्पविराम। ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक अकथनीय शक्ति समाहित है। ऐसा लगता है कि यह विश्व आत्माओं द्वारा दी गई शक्ति है, लेकिन यह अलग है, और शायद यही मुख्य कारण है कि आप बनिंग तकनीक के अनुकूल नहीं हो सकते। मिल्टन चेनी की स्थिति की जांच करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी आवाज़ में थोड़ी उलझन के साथ कहा। वह इस बारे में भी कुछ अस्पष्ट था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मिल्टन चेनी की पलकें फड़क उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र उसके सामने सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग पर टिकी हुई थी। एक अकथनीय शक्ति, मिल्टन चेनी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में आया था, इसलिए एक तरह से वह भी इस दुनिया का मूल निवासी था। उसके शरीर में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बुजुर्ग द्वारा बताई गई विशेष शक्ति की बात है, वास्तविकता से जुड़ेल अमर क्षेत्र होने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार अगर बुजुर्ग वास्तव में उस दायरे का पता लगा सकता है जिसे उसने वास्तविकता से दूर रखा है, तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से इतनी दबी हुई नहीं होगी। इसके अलावा मिल्टन चेनी उस दायरे को छिपा सकते थे जिसे उन्होंने वास्तविकता से दूर रखा था। जबकि मिल्टन चेनी अंदर से हैरान थे, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हारी प्रजाति का सिर्फ एक ही बीज बचा है? बुजुर्ग बोला। उसकी आवाज़ में थोड़ी उलझन थी। ऐसा लगा कि उसे लगा कि मिल्टन चेनी उसकी बातें समझ नहीं पा रहा है, इसलिए बुजुर्ग ने पूछने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्या तुम जन्म से ही हमेशा अकेले रहे हो? ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। ... ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग भी पहली बार ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था, क्योंकि चिंता ने उसके माथे पर हल्का सा बल डाल दिया था। इस समय उसे भी यकीन नहीं था कि मिल्टन चेनी वास्तव में किस प्रजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? जलता हुआ क्षेत्र, मिल्टन चेनी ने अनिश्चितता से कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। तुम सीधे माउंटेन और सी रील में पैदा नहीं हुए थे, तुम कहाँ से तस्करी करके ट्राइसेंट काउंटी में पहुँचे? बुजुर्ग के शब्दों पर मिल्टन चेनी के दिल में एक झटका सा लगा। ट्राइसेंट काउंटी, ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। क्या इस दुनिया में सभी लोग प्रारंभिक क्षेत्र से उत्पन्न नहीं हुए और फिर पहाड़ और समुद्र क्षेत्र में चले गए? ऐसा लग रहा था कि उसने एक अंधे स्थान की खोज की थी, लेकिन मिल्टन चेनी ने भ्रम का कोई बाहरी संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि इस समय वह निश्चित नहीं था कि उसकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आप ट्राइसेंट काउंटी से अनजान हैं। क्या ये हो सकता है कि आप सीधे प्रारंभिक क्षेत्र में पैदा हुए थे और फिर पहाड़ और समुद्र क्षेत्र में लौट आए? जैसे कि कुछ याद करते हुए बुजुर्ग रुक गया और फिर से बोला। मुझे नहीं पता कि ट्राइसेंट काउंटी क्या है।
मैं अपने जन्म से ही इस दुनिया में मौजूद हूँ, मिल्टन चेनी ने कहा, और उसके शब्द वास्तव में सत्य थे। क्योंकि अगर वह इस दुनिया का सामान्य निवासी होता तो उसके पास अपने जन्म से पहले की यादें नहीं होतीं, तो वह इस दुनिया में सामान्य रूप से पैदा होता। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर व्हाइट रॉब एल्डर को तुरंत कारण समझ में आ गया। उसने अपने मन में निहितार्थों को तौलना शुरू कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक पुराने दोस्त की मदद करने से वह एक चुने हुए व्यक्ति से मिल जाएगा। दैनिक क्षेत्र के भीतर चुने हुए लोगों की संख्या बहुत कम थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक चुने हुए व्यक्ति हो सकते हैं जो दैनिक क्षेत्र के भीतर पैदा हुए थे। ये वास्तव में बनिंग डोमेन है, लेकिन बनिंग डोमेन दैनिक क्षेत्र के ट्राई सेंट काउंटी के भीतर स्थित है। एल्डर ने कहा, तो ये जगह माउंटन और सी क्षेत्र नहीं है? मिल्टन चेनी ने जवाब में पूछा। माउंटन और सी क्षेत्र? बेशक यह माउंटन और सी क्षेत्र है, लेकिन माउंटन और सी क्षेत्र किसी एक दुनिया का नाम नहीं है। जिस ब्रह्मांड में हम मौजूद हैं उसे माउंटन और सी ब्रह्मांड कहा जाता है, बुजुर्ग ने समझाया। ये सुनकर मिल्टन चेनी को तुरंत स्पष्टता आ गई। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पैरों के नीचे की दुनिया के अलावा इस ब्रह्मांड में और भी दुनियाएं हैं? ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेशक माउंटन और सी क्षेत्र के भीतर दुनियाओं की संख्या अनगिनत है। क्योंकि तुम एक चुने हुए व्यक्ति हो, किसी भी जनजाति के बुजुर्ग ने तुम्हारी यादों को जगाने में मदद नहीं की है, और इसीलिए तुम्हें इस दुनिया की कोई समझ नहीं है। तुम्हें हृदय तकनीक की साधना के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक चुना हुआ व्यक्ति आत्मा जागरण के बाद तकनीक की यादों को जगाएगा। ये शब्द कहे जाने के बाद मिल्टन चेनी चिंतन में डूब गए। वास्तव में उन्हें अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि चुना हुआ व्यक्ति क्या होता है। यह उनके सामने बैठे बुजुर्ग थे जो बोलते रहे, और मिल्टन चेनी उनके शब्दों की विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मिल्टन चेनी को यह भी निश्चित नहीं था कि वे तथाकथित चुने हुए व्यक्ति हैं या नहीं। शायद पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करने के बाद सिम्युलेटर ने उन्हें जो यादें दी वे कुछ हद तक अपरंपरागत थीं। यही वजह है कि मिल्टन चेनी इन अवधारणाओं से पूरी तरह अपरिचित थे। अगर बुजुर्ग ने जिस चुने हुए व्यक्ति की बात की वह आरंभिक क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को संदर्भित करता है, तो संभावना है कि वह उनमें से एक है। लेकिन अगर ऐसे अन्य कारक हैं जिनके कारण बुजुर्ग ने ऐसा निर्णय लिया है, तो मिल्टन चेनी का मानना था कि वह शायद वह चुना हुआ व्यक्ति नहीं है जिसका बुजुर्ग उल्लेख कर रहे थे। मिल्टन चेनी को विश्वास नहीं था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन उन्हें एक विशेष पहचान प्रदान करेगा। इसलिए मिल्टन चेनी को बुजुर्ग की बातों पर संदेह था। बेशक अब वह निश्चित नहीं हो सकता था। चुना हुआ व्यक्ति वास्तव में क्या है? मिल्टन चेनी ने पूछा। अपने मन में संदेह के साथ उसने सीधे पूछा, क्योंकि इस समय उसके पास संकोच करने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार ये वास्तव में ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में वह नहीं जानता था। मैं आपको यह नहीं समझा सकता। आप इसे एक जनजाति का निर्माता मान सकते हैं। चुना हुआ व्यक्ति एक अद्वितीय और नई विधि का प्रतिनिधित्व करता है। बनिंग डोमेन का प्रारंभिक लॉर्ड एक चुना हुआ व्यक्ति था जिसने ट्राई सेंट काउंटी के भीतर विशाल बनिंग डोमेन बनाया था। चुना हुआ व्यक्ति एक उच्च क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य में आप एक शक्तिशाली लॉर्ड बन सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने तरीके से समझाया। मिल्टन ने ध्यान से सुना, इसलिए वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था। इस तरह वह समझ सकता था। चुना हुआ व्यक्ति संभवतः एक प्रकार का अधिकार दर्शाता है जो पर्वत और समुद्री क्षेत्र द्वारा कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस अधिकार के साथ कोई व्यक्ति एक जनजाति बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुना हुआ व्यक्ति एक ऐसी साधना पद्धति के साथ पैदा होता है जो उसके साथ 100% संगत होती है, जो जागृति के बाद उसकी स्मृति में प्रकट होती है। ये वे निष्कर्ष थे जो मिल्टन चेनी ने बुजुर्ग के पिछले स्पष्टीकरणों से निकाले थे। उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा ही था। आखिरकार उन्हें अभी तक अपने शरीर की पहचान को सही तरीके से सत्यापित करना बाकी था। वह चुना हुआ व्यक्ति था या नहीं, ये फिलहाल केवल बूढ़े व्यक्ति की राय थी। तो मुझे कैसे जागृत होना चाहिए? मिल्टन चेनी ने पूछा। वह उस ज्ञान के बारे में पूछताछ करने के लिए काफ़ी इच्छुक था जो उसके लिए अपरिचित था। हालांकि उसका सवाल बुजुर्ग के ज्ञान में एक अंधे स्थान को छूता हुआ प्रतीत हुआ। मिल्टन के सवाल को सुनकर बुजुर्ग ने विचार करना शुरू किया और एक पल के बाद बोला, मुझे नहीं पता कि एक चुना हुआ व्यक्ति कैसे जागता है, लेकिन यह निश्चित है कि एक चुना हुआ व्यक्ति जागेगा जब तक कि वह असामयिक मृत्यु का सामना न करे। आप अपने जागरण से पहले बनिंग डोमेन के भीतर रहने पर विचार कर सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में आपके जागरण के बाद बनिंग डोमेन आपके कबीले में शामिल हो सकता है। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो उसने मिल्टन चेनी की ओर देखा। वह स्वयं एक चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह एक चुने हुए व्यक्ति की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था, और उसे भरोसा था कि उसका निर्णय गलत नहीं होगा। अनेक वर्षों से ट्राई सेंट काउंटी में कोई चुना हुआ व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि पूरे डिलाइट दायरे ने भी लंबे समय से एक चुने हुए व्यक्ति का जन्म नहीं देखा था।
डेलाइट दायरे में मौजूदा जनजातियां कई सालों से चली आ रही थीं, लेकिन ये कहना कि वे बहुत शक्तिशाली थे, वास्तव में वे नहीं थे। आखिरकार पूर्वजों की बुद्धि से प्राप्त शक्ति कभी भी अंत में वास्तव में मजबूत नहीं हो सकती। डेलाइट दायरा एक छोटी सी दुनिया है, जबकि पर्वत और समुद्र ब्रह्मांड के भीतर बहुत सारी दुनियाएं हैं। इन परिस्थितियों में डेलाइट दायरे में एक चुने हुए व्यक्ति के उभरने की संभावना बहुत कम है। हालांकि वह बाहर से बहुत शांत दिखाई देता था, लेकिन उसका दिल पहले से ही उथल-पुथल में था। इसलिए उसने मिल्टन चेनी के साथ एक छोटी सी बातचीत के बाद ही इतना महत्वपूर्ण वादा करने की हिम्मत की। एक चुने हुए व्यक्ति द्वारा स्थापित जनजाति में शामिल होना उसके लिए बहुत लुभावना था। यह विश्वासघात नहीं था, क्योंकि यह बर्निंग डोमेन के लिए भी एक अच्छी बात थी। फिर भी वह नहीं जानता था कि मिल्टन चेनी इस दुनिया में स्थानांतरित हो गए थे। मिल्टन के अनुभव बहुत व्यापक थे, तो बूढ़े आदमी ने जो कहा था उससे मिल्टन चुने हुए व्यक्ति की असाधारण स्थिति का अनुमान लगा सकता था। चुने हुए व्यक्ति इस दुनिया में बहुत खास लगते हैं। अगर मैं सच में चुना हुआ व्यक्ति हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन में भी मैं चुना हुआ व्यक्ति था? क्या ये संयोग है, या हर बार जब मैं पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में आता हूं, तो चुना हुआ व्यक्ति बनना अपरिहार्य है? मिल्टन चेनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप विचार किया। संयोग की संभावना लगभग शून्य थी, क्योंकि मिल्टन अब जानते थे कि ये दुनिया अविश्वसनीय रूप से विशाल है। अगर चुने हुए लोग आबादी का बहुत छोटा हिस्सा हैं, तो उनके लिए लगातार 2 बार चुने हुए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेना असंभव था। इसलिए अगर यह संयोग नहीं था, तो यह मिल्टन के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। यदि वह वास्तव में इस संसार में आने पर हर बार एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह यहाँ अनगिनत शक्तिशाली साधना पद्धतियाँ प्राप्त कर सकता है? मिल्टन चेनी चिंतनशील दिखाई दिए। वे तुरंत एल्डर के अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकते थे, ये बहुत स्पष्ट होगा। वास्तव में मिल्टन चेनी ने एल्डर को मना करने की योजना नहीं बनाई थी। उनके पास विचार करने के लिए वास्तव में अन्य विकल्प थे। आखिरकार इस समय मिल्टन चेनी निश्चित नहीं हो सकते थे कि क्या वे वास्तव में तथाकथित चुने हुए व्यक्ति थे। यदि वे थे तो सब ठीक था, लेकिन यदि वे नहीं थे तो यह संभव था कि वे सिमुलेशन के अंत तक जागृत न हों। उस स्थिति में पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना बर्बाद हो जाती। फिर भी मिल्टन चेनी ने जागृति की प्रतीक्षा करते हुए बर्निंग डोमेन में अगले वर्ष बिताने का फैसला किया। निर्णय लेना वास्तव में काफी सरल था। सबसे पहले मिल्टन चेनी निश्चित नहीं हो सकते थे कि क्या वे चुने हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनके चुने हुए व्यक्ति होने की संभावना अधिक थी। दूसरा कारण यह था कि मिल्टन चेनी के पास पुनर्जन्म सिमुलेशन के अवसरों की कमी नहीं थी। हालांकि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को शुरू करने के लिए 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को स्टैक करना पड़ा। वैसे भी 5 बार क्या होता है? वास्तव में ये केवल 20,000 साल से ज्यादा का मामला था। यह अवधि मिल्टन चेनी के लिए बहुत लंबी नहीं मानी जाती थी। इस प्रकार वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन का पूरी तरह से परीक्षण और त्रुटि के लिए उपयोग कर सकता था। मिल्टन चेनी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को यह सत्यापित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में लेने के लिए तैयार थे कि क्या वह चुने गए व्यक्ति थे। अगर वह चुने गए थे तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आखिरकार परिणाम सत्यापित हो गया होगा और इसके साथ वह अगले पुनर्जन्म सिमुलेशन में सही दिशा पा सकेंगे। एक पल के लिए सोचने के बाद मिल्टन चेनी ने धीरे से सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह बुजुर्ग के शब्दों के पीछे के इरादे से सहमत थे। मिल्टन चेनी को सिर हिलाते देख सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। 1,00,000 साल के भीतर तुम जरूर जाग जाओगे, सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा। हालांकि मिल्टन चेनी के दिमाग में क्या चल रहा था इस बारे में अनजान होने के बावजूद बुजुर्ग को मिल्टन चेनी की हिचकिचाहट के आधार पर संदेह था। निस्संदेह यह उनकी अपनी पहचान के बारे में संदेह था, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया था। अगर मिल्टन चेनी नहीं जाग सकते तो वे अपना समय भी बर्बाद करेंगे जो अन्य साधना विधियों को खोजने में खर्च किया जा सकता था। सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग को इस बारे में स्पष्ट था, लेकिन वे चिंतित नहीं थे। उनका मानना था कि उनका निर्णय गलत नहीं हो सकता। चुना हुआ व्यक्ति बहुत दुर्लभ और मूल्यवान होता है। हर चुने हुए व्यक्ति को महान शक्ति का बीज कहा जा सकता है, और अब उन्हें जो करने की जरूरत थी वह इस बीज को एक विशाल स्वर्गीय वृक्ष में विकसित करने के लिए पोषित करना था। जहां तक मिल्टन चेनी की पहचान का सवाल है, उन्हें कोई संदेह नहीं था। मिल्टन चेनी को भले ही अनिश्चितता हो, लेकिन उन्हें यकीन था। यानी उनके सामने खड़ा युवक निस्संदेह चुने हुए लोगों में से एक था। मैं समझता हूं, मिल्टन चेनी ने सिर हिलाते हुए कहा। वह वास्तव में चुना हुआ व्यक्ति था या नहीं, यह मिल्टन चेनी को बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कई पुनर्जन्म सिमुलेशन किए थे। इनमें से कई बहुत मददगार रहे थे, जबकि कई से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मिल्टन चेनी इसके आदी थे।
ये पुनर्जन्म सिमुलेशन उसके वास्तविक स्व को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा या नहीं, यह उसके लिए मायने रखता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आखिरकार, अगर इस बार नहीं, तो अगली बार होगा, और अगर वह विफल हो गया, तो उसके बाद एक और होगा। जब तक उसका सिम्युलेटर बना रहेगा और उसका असली स्व नहीं मरेगा, तब तक आने वाले लंबे वर्षों में कई और सिमुलेशन होंगे। मिल्टन चेनी ने कभी भी अपनी सारी उम्मीदें एक ही सिमुलेशन में नहीं लगाईं। उन्होंने कहावत समझी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कौर खाने से मोटा होने की उम्मीद नहीं कर सकता। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही सहस्राब्दियां फीकी पड़ गईं। डेरियल, ट्राइसेंट काउंटी, बनिंग डोमेन। गैदरिंग स्पिरिट पूल के अंदर मिल्टन चेनी का शरीर गैदरिंग स्पिरिट पूल के पानी में भीगा हुआ था। इस समय मिल्टन चेनी की आंखें कसकर बंद थीं और चारों ओर एक हल्की सफ़ेद भाप थी। गैदरिंग स्पिरिट पूल को बनिंग डोमेन में सबसे कीमती जगह माना जा सकता है, लेकिन व्हाइट रॉ बेल्ड ने फिर भी उसे यह मुफ्त में दिया। स्पिरिट पूल में भीगते हुए मिल्टन चेनी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनका शरीर लगातार मजबूत हो रहा है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उन्होंने कोई साधना विधि अपनाई थी या नहीं। ये सिर्फ शरीर की ताकत थी। इस दुनिया में किसी भी साधना पद्धति का अभ्यास किए बिना भी कुछ प्राकृतिक खजाने अभी भी किसी की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बेशक, शरीर को मजबूत करना और साधना पद्धतियों का अभ्यास अलग अलग थे। उन्हें एक आंतरिक और दूसरे बाहरी के रूप में देखा जा सकता था। मिल्टन चेनी 300 वर्षों से गैदरिंग स्पिरिट पूल में थे। जब से उन्होंने प्रवेश किया, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर पूल से ऊर्जा की एक निरंतर धारा खींच रहा है। यह ऊर्जा प्रवाह अविश्वसनीय रूप से विशाल था। इसके अलावा, यह मिल्टन चेनी सक्रिय रूप से पूल की ऊर्जा से ऊर्जा नहीं खींच रहे थे। ये पूल में मौजूद ऊर्जा थी जो लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी। यह अनुभूति बहुत आरामदायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे थका हुआ शरीर गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो। वास्तव में, ये स्पष्ट अनुभूति केवल तब महसूस हुई जब मिल्टन चेनी ने पहली बार स्पिरिट पूल में प्रवेश किया। लंबे समय के बाद उन्हें इसका अनुभव नहीं हुआ। आखिरकार, गैदरिंग स्पिरिट पूल की भी अपनी सीमाएं थीं। पर्याप्त सुधार के लिए सिर्फ इस पर निर्भर रहना लगभग असंभव था। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन चेनी की शारीरिक शक्ति लगातार बढ़ती गई। मिल्टन चेनी के शरीर का आकार देखने लायक दर से बढ़ने लगा। गैदरिंग स्पिरिट पूल में ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में और भी तेजी से बढ़ने लगा। इस समय, हालांकि उसके पास कोई साधना पद्धति नहीं थी, फिर भी उसे अब कमज़ोर नहीं माना जाता था। कम से कम इस दुनिया में तो ऐसा ही था। बेशक, मिल्टन चेनी के लिए उसके शरीर की ताकत कुछ हद तक अप्रासंगिक थी। आखिरकार, वास्तविकता से उसने जो क्षेत्र बनाए रखा था, वह 9वीं अवस्था की अमर चुड़ैल का था, जो इस दुनिया में भी बेहद शक्तिशाली थी। समय न तो बहुत तेजी से बहता था और न ही बहुत धीरे। गैदरिंग स्पिरिट पूल के भीतर मिल्टन चेनी बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों को महसूस नहीं कर सकता था। गैदरिंग स्पिरिट पूल ने उसकी अवधारणात्मक क्षमताओं को अलग कर दिया था। बेशक, अगर वह छोड़ना चाहता तो वह कभी भी ऐसा कर सकता था। हालांकि, चूंकि यहाँ कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं थी, इसलिए मिल्टन चेनी ने अभी जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार, सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग उसे बाहर से बचा रहा था। वह सुरक्षा मुद्दों की चिंता किए बिना सुरक्षित रूप से मजबूत बन सकता था। मिल्टन चेनी अपने शरीर में हो रहे बदलावों से स्पष्ट रूप से अवगत थे। यहाँ समय की गति अपरिवर्तित रही। मिल्टन चेनी समय बीतने को भी स्पष्ट रूप से समझ सकते थे और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे यहाँ पहले ही कई 100 साल बिता चुके हैं। सौभाग्य से, इस समय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जरा भी नहीं। मिल्टन चेनी ने पहले जो युग अनुभव किए थे, उनकी तुलना में कई 100 साल उनके लिए पलक झपकने के बराबर थे। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर वृद्धि के मामले में अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है। कुछ 100 सालों में गैदरिंग स्पिरिट पूल मेरे शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाएगा, मिल्टन चेनी ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने के बाद खुद से कहा। यह कहना ही होगा कि इस बार गैदरिंग स्पिरिट पूल में प्रवेश करना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। अगर उन्होंने वास्तविकता से दायरे को बरकरार नहीं रखा होता, तो इस बार सिर्फ शारीरिक वृद्धि ने मिल्टन चेनी को काफ़ी ताकत दी होती। अल्पविराम। समय चुपचाप बीत गया और 1000 साल एक पल में उड़ गए। बनिंग डोमेन में गैदरिंग स्पिरिट पूल के अंदर मिल्टन चेनी का शरीर स्पिरिट पूल में भीगता रहा। उसके चारों ओर घूमती हुई सफ़ेद धुंध और भी मोटी हो गई थी, जो उसके शरीर को पूरी तरह से ढकने की धमकी दे रही थी। इन 1000 सालों में मिल्टन चेनी स्पिरिट पूल के भीतर ही रहे। ऐसा नहीं था कि वह गैदरिंग स्पिरिट पूल को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ रहना सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके जाने का समय नज़दीक आ रहा था। हालांकि गैदरिंग स्पिरिट पूल अभी भी उनकी मदद कर सकता था, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ कम होते जा रहे थे। फिर भी मिल्टन चेनी के लिए एक सहस्राब्दी को लंबा समय नहीं माना जाता था। इसे केवल क्षणभंगुर ही कहा जा सकता था।
गैदरिंग स्पिरिट पूल द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद इससे मुझे और कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। अगले ही पल उसने एक निर्णय लिया। उसका शरीर बहुत हल्का सा हिलने लगा। उसे घेरने वाली सफ़ेद धुंध मिल्टन चेनी के शरीर में रिसने लगी। मिल्टन चेनी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर मजबूत हो रहा था। यह अनुभूति पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट थी। आखिरकार उनकी पिछली उन्नति धीरे धीरे हुई थी, जबकि वर्तमान वृद्धि पर्याप्त थी। दोनों काफी अलग थे। वृद्धि के इस अंतिम चरण को मिल्टन चेनी के शरीर का रूपांतरण कहा जा सकता है। ये रूपांतरण जादू की साधना से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यह उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाने के बारे में नहीं था, इसने केवल उसकी शारीरिक सहनशक्ति को और अधिक मजबूत बनाया। एक बार शरीर का रूपांतरण शुरू हो जाने के बाद इसे बाधित नहीं किया जा सकता था। बेशक मिल्टन चेनी सक्रिय रूप से परिवर्तन को बाधित नहीं करेंगे। आखिरकार वह 1000 साल तक गैदरिंग स्पिरिट पूल में इसलिए रुके थे क्योंकि वह खास तौर पर इसी पल के लिए थे। शरीर के परिवर्तन पूरा होने के बाद वह गैदरिंग स्पिरिट पूल को छोड़ सकते थे। उस समय पूल अब उन्हें कोई लाभ नहीं दे पाएगा। बेशक उसका शरीर कितना मजबूत हुआ इसका इस बात से कोई संबंध नहीं था कि वह जाग सकता है या नहीं। मिल्टन चेनी जानते थे कि अगर वह जागना चाहते हैं तो यह आसान होगा। अगर वह वास्तव में चुना हुआ व्यक्ति था तो वह स्वाभाविक रूप से जाग सकता था। बस उसे नहीं पता था कि जागृति कब होगी। इस समय मिल्टन चेनी जो कर रहे थे वह उनके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने जैसा था। यहाँ विचार करने लायक भविष्य इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के भीतर था। बेशक अगर वह जाग नहीं सकता था तो वह जो कुछ भी कर रहा था वह व्यर्थ होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी ने समय बीतने को सक्रिय रूप से महसूस नहीं किया, लेकिन समय फिर भी धीरे धीरे बहता रहा। इससे पहले कि वह ये जान पाता, लगभग 1 सदी से भी कम समय बीत चुका था। सभी परिवर्तनों के शांत हो जाने के बाद मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर का परिवर्तन पूरा हो गया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान मिल्टन चेनी को कोई विशेष संवेदना नहीं हुई। सबसे स्पष्ट अनुभूति ये थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी शारीरिक शक्ति में पहले की तुलना में अज्ञात अंतर से सुधार हुआ है। कम से कम यह उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। ये कहना कि यह उपयोगी था या नहीं स्वाभाविक रूप से था, लेकिन अभी के लिए उसके शरीर की ताकत मिल्टन चेनी को कोई महत्वपूर्ण मदद नहीं दे सकती थी। आखिरकार भले ही उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो, फिर भी उसके पास वास्तविकता से उसका साधना क्षेत्र एक सुरक्षा जाल के रूप में था। उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यदि उसके शरीर की ताकत उसकी दीर्घायु सीमा को बढ़ा सकती थी तो शायद ये परिवर्तन उसके लिए बहुत मददगार होता, लेकिन तथ्य यह था कि यह असंभव था। शरीर की ताकत सिर्फ बाहरी थी। किसी के जीवनकाल की सीमा को बढ़ाने के लिए किसी को एक साधना पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी, और यदि मिल्टन चेनी एक साधना पद्धति का अभ्यास करना चाहते थे तो वे केवल अपने जागरण के बाद तक इंतजार कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। अंत में एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी के मन में एक विचार आया। एक सफ़ेद लबादा पहने हुए व्यक्ति अचानक उनके सामने प्रकट हुए। कैसे हुआ? क्या आप सीमा तक पहुंच गए हैं? सफ़ेद लबादे वाले व्यक्ति ने पूछा। जिसे वह सीमा कह रहा था वह वास्तव में वह सीमा थी जिसे गैदरिंग स्पिरिट पूल किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में मदद कर सकता था। सही है, गैदरिंग स्पिरिट पूल के भीतर भी हर कोई सभी आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात नहीं कर सकता। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। मिल्टन चेनी को सिर हिलाते हुए देखकर बूढ़े व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा। अपने शरीर को हिलाते हुए वह मिल्टन चेनी को वहां से ले गया। मैंने हाल ही में आपके लिए कुछ जानकारी के बारे में पूछताछ की थी जो आपको दिलचस्प लग सकती है। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में रुकने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर मिल्टन चेनी का दिल हिल गया। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे वाकई थोड़ी जिज्ञासा महसूस हुई थी। आखिरकार उसने बूढ़े आदमी से उसके लिए कोई जानकारी खोजने के लिए नहीं कहा था। ये पूरी तरह से कुछ ऐसा था जो बूढ़ा आदमी उसे अपनी इच्छा से बताना चाहता था। ऐसे मामले में उसे बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई जानकारी में वाकई दिलचस्पी हो सकती है। कौन सी जानकारी? मिल्टन चेनी ने अपनी भावना को छिपाने की कोई कोशिश न करते हुए कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। जिस तरह से उसने अपने सामने बूढ़े आदमी के साथ बातचीत की वह अभी भी काफी सहज था। आखिरकार मिल्टन चेनी ने डर था। वास्तविकता से बचा हुआ उसका क्षेत्र उसके सामने बूढ़े आदमी के क्षेत्र से ज्यादा मजबूत था। अगर उसे बदल दिया जाए तो उसके सामने सफ़ेद लबादे में मौजूद आदमी का क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा एक नए 8वें चरण के जादूगर के क्षेत्र के बराबर होगा। 430 अरब साल पहले प्रकाश क्षेत्र ने एक साथ 2 चुने हुए लोगों का जन्म देखा।
दोनों चुने हुए लोगों ने सफलतापूर्वक नई पद्धतियों को जागृत किया। हालांकि उन्होंने इस दुनिया में जनजातियों की स्थापना नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रकाश क्षेत्र में एक निशानी छोड़ी जिसे प्रकाश और अंधकार व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इस जानकारी को देखते समय मुझे एक सिद्धांत मिला। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रकाश क्षेत्र में एक नया चुना हुआ व्यक्ति जन्म लेता है तो जागृति के बाद वे उस प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को विरासत में प्राप्त करेंगे, सफ़ेद लबादे वाले व्यक्ति ने साझा किया। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, उनके चेहरे पर चिंतन का एक संकेत दिखाई दिया। क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? क्या ये हो सकता है कि मैं इन 430 अरब वर्षों के भीतर पैदा होने वाला एकमात्र चुना हुआ व्यक्ति हूँ? मिल्टन चेनी ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये सुनकर सफ़ेद लबादे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। प्रकाश और अंधकार व्यवस्था क्या है? आप इसे एक तरह की विरासत के रूप में समझ सकते हैं जिसे आमतौर पर आदिवासी पूर्वज अपने वंशजों के लिए छोड़ जाते हैं, सफ़ेद लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। मिल्टन चेनी ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या ये जानकारी उसके लिए उपयोगी थी? ये कुछ हद तक उपयोगी थी, लेकिन यह वर्तमान में उसके लिए बहुत मददगार नहीं थी। आखिरकार अब भी मिल्टन चेनी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में चुना हुआ व्यक्ति था। बेशक अगर वह होता तो ये जानकारी वास्तव में उसके लिए मददगार होती। समय हमेशा तब फिसल जाता है जब कोई कम से कम इसकी उम्मीद करता है। पलक झपकते ही मिल्टन चेनी ने अपने पुनर्जन्म के बाद से इस दुनिया में 50,000 साल बिता लिए थे। हालांकि यह अवधि मिल्टन चेनी के लिए विशेष रूप से लंबी नहीं थी, लेकिन यह वास्तव में उसके वर्तमान शरीर के लिए एक लंबी अवधि थी। आखिरकार इस शरीर ने कोई साधना नहीं की थी। इसके जीवनकाल की सीमा मात्र 1,00,000 साल थी। इस समय ये कहा जा सकता है कि मिल्टन चेनी ने जीवन की अपनी लंबी यात्रा का आधा हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया था। बनिंग डोमेन के भीतर वर्षों से मिल्टन चेनी हमेशा बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में रहे थे। यहाँ कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता था, उन्हें बस चुपचाप अपने जागरण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से हजारों साल बीत जाने के बावजूद मिल्टन चेनी अभी भी नहीं जागे थे। हालांकि मिल्टन चेनी जल्दी में नहीं थे। वास्तव में जब से उन्होंने चुने हुए व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में सीखा था, उन्होंने इस अवतार सिमुलेशन को प्रयोग और परीक्षण के अवसर के रूप में लिया था। क्या वह चुना हुआ व्यक्ति था, ये भी भविष्य के पुनर्जन्म सिमुलेशन में उनके द्वारा चुने गए विकल्पों को निर्धारित करेगा। अब दीर्घायु सीमा तक केवल 50,000 साल बाकी हैं। मुख्य क्षेत्र में मिल्टन चेनी क्रॉस लेग बैठे थे, खुद से बड़बड़ा रहे थे। उनके पास अभी भी समय की स्पष्ट अवधारणा थी। 50,000 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं था और मिल्टन चेनी में अभी भी इंतजार करने का धैर्य था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसके बारे में सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बात की थी। मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। जैसे ही मिल्टन चेनी अपने मन से विचलित करने वाले विचारों को दूर करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनके शरीर के भीतर एक अजीब सी शक्ति उभरी। मिल्टन चेनी इस शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उस क्षण उनकी चेतना भी एक अनाम स्थान में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था कि वे एक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं। इस स्थान पर प्रकट होने पर मिल्टन चेनी सहज रूप से अपने आसपास के वातावरण को समझने लगे। उस क्षण मिल्टन चेनी ने लगभग प्रतिवर्त रूप से चुड़ैल अमर के 9वें चरण के क्षेत्र को बुलाया जिसे उन्होंने वास्तविक दुनिया से बनाए रखा था। सौभाग्य से जिस शक्ति ने उनकी चेतना को इस स्थान में बहा दिया था, वह जल्द ही गायब हो गई। मिल्टन चेनी को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। क्या ये किसी चुने हुए व्यक्ति की जागृति हो सकती है? मिल्टन चेनी के मन में एक विचार कौंधा, एक विचार उनकी चेतना में उभर रहा था। वह जो अनुभव कर रहे थे वह जागृति हो सकती थी, लेकिन क्या ये सच में ऐसा था, यह मिल्टन चेनी को नहीं पता था। जहां तक वह समझ सकता था, उसके आसपास के वातावरण में कुछ भी खास नहीं था। उसका शरीर भौतिक रूप से चेतना में बदल गया था, जिसका अर्थ है कि उसकी चेतना, या बल्कि उसकी आत्मा, इस स्थान में प्रवेश कर गई थी। मिल्टन चेनी पहली बार इस स्थिति का अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे घबराए नहीं। अगर यह वास्तव में एक जागृति थी तो यह उनके लिए केवल फायदेमंद होगी, हानिकारक नहीं। जिस उच्च सम्मान से सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने चुने हुए व्यक्ति को रखा था, उससे मिल्टन चेनी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि चुना हुआ व्यक्ति होना निश्चित रूप से एक सकारात्मक स्थिति थी। समय आलस्य से बीत गया। इस स्वतंत्र स्थान में समय की कोई अवधारणा भी नहीं लगती थी। चूंकि केवल उसकी चेतना ही इस स्थान में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए वह सामान्य रूप से समय बीतने का अनुभव नहीं कर सकता था। इसका ये भी अर्थ था कि मिल्टन चेनी को बाहरी दुनिया में बीत चुके समय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि फिर भी मिल्टन चेनी कुछ चीज़ों को आसानी से पहचान सकते थे। उनकी चेतना को इस स्थान में प्रवेश किए हुए काफ़ी समय बीत चुका था। फिर भी उन्हें कोई नई यादें विरासत में नहीं मिली थीं। जहां तक साधना पद्धति के प्रति जागृति की बात है, तो वह भी नहीं हुई थी।
अनिश्चित समय के बाद एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी को अचानक लगा कि वह शक्ति जो पहले गायब हो गई थी उनकी चेतना के ऊपर फिर से प्रकट हो गई है। उसी समय वास्तव में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी चेतना स्वतंत्र स्थान से उभरी। क्या मैं जाग गया हूँ? ऐसा नहीं लगता। जैसे ही उनकी चेतना वापस लौटी, मिल्टन चेनी का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। ये तथ्य कि उनकी चेतना उस स्थान में प्रवेश कर गई थी निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वे किसी भी साधना पद्धति के प्रति जागृत नहीं हुए थे। यदि यह सामान्य था तो उनकी चेतना बेवजह खुद को ऐसे स्थान पर क्यों पाती जो पूरी तरह से अपरिचित था? मिल्टन चेनी को यकीन था कि यह सिम्युलेटर का प्रभाव नहीं था। अगले ही क्षण मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया और ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया कि क्या उसके शरीर में कोई बदलाव हुआ है। समय बीतता जा रहा था और मिल्टन चेनी ने अपने शरीर में किसी भी बदलाव को बारीकी से महसूस करना शुरू कर दिया। महसूस करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके शरीर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। उनके भौतिक रूप की ताकत पहले से अलग नहीं थी। उनकी आत्मा भी अपरिवर्तित थी। उनके दिमाग में न तो अधिक यादें थीं और न ही कम। ऐसा लग रहा था कि वह बस विशुद्ध रूप से एक स्वतंत्र स्थान में एक चेतना थे। इस स्थिति ने मिल्टन चेनी को कुछ हद तक हैरान कर दिया। शायद चुने हुए व्यक्ति के बारे में उसकी समझ बहुत सीमित थी। इन वर्षों में मिल्टन चेनी ने इस दुनिया के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उसे बताया था। हालांकि इस दुनिया के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत कुछ जानता था। लेकिन फिर भी मिल्टन चेनी को अचानक हुई घटना के बारे में कोई सुराग नहीं था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने खुद सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को बुलाया। सालों से सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग उसके संरक्षक के रूप में काम कर रहा था। यही कारण था कि वह मुख्य क्षेत्र में रहा था, क्योंकि इसे पूरे बनिंग डोमेन का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जा सकता था। यहाँ मिल्टन चेनी को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि बनिंग डोमेन डेलाइट के दायरे में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति थी जो अनगिनत युगों से विरासत में मिली थी। इसका समय कई युगों तक फैला हुआ है। यहाँ रहने से स्वाभाविक रूप से कोई सुरक्षा चिंता नहीं होगी। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को मिल्टन चेनी का संदेश मिला और कुछ ही देर बाद वह उनके सामने आ गया। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को देखने के बाद मिल्टन चेनी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बजाय उसने उन घटनाओं को याद किया जो उसने अभी अभी अनुभव की थीं। छिपाने लायक कुछ भी नहीं था और मिल्टन चेनी का जानबूझकर अपनी परिस्थितियों को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा भले ही सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई की हो, मिल्टन चेनी को डर नहीं लगेगा, क्योंकि वास्तविकता से उसने जो क्षेत्र बनाए रखा था वह इस सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। विरासत में मिली शक्ति की लंबाई जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के क्षेत्र की ताकत के बराबर हो। शायद इसलिए कि इस दुनिया में चुने हुए लोग बेहद दुर्लभ हैं, युद्ध शायद ही कभी हुए हों। यही कारण था कि इस दुनिया में अनगिनत शक्तियां अपनी लंबी विरासत को जारी रख सकीं। मिल्टन चेनी की बात सुनकर सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिंतन में डूब गया। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह स्थिति क्या दर्शाती है। आखिरकार मैं कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, बुजुर्ग ने कहा। लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता हूँ कि चुने हुए व्यक्ति की जागृति विफल नहीं होगी, सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। मिल्टन चेनी की परिस्थितियों के बारे में वह भी हैरान और अस्पष्ट था। वह समझ गया कि मिल्टन चेनी ऐसी स्थिति में उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हुए खुलकर बात की। ज्ञान का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने पूछताछ जारी नहीं रखी, बल्कि केवल हल्के से सिर हिलाया। इस समय वह जिस एक बात के बारे में निश्चित था वह ये थी कि हाल ही में हुई घटना निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वह बहुत खास भी था? अगर वास्तव में ऐसा था तो उसके चुने हुए व्यक्ति होने की संभावना और भी अधिक थी। चूंकि मिल्टन चेनी ने इस बारे में सोचा था, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भी ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन मिल्टन चेनी की अनिश्चितता के विपरीत सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को शुरू से ही मिल्टन चेनी की पहचान के बारे में निश्चितता थी। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग से कुछ और बातें करने के बाद मिल्टन चेनी ने और कुछ नहीं कहा, और उसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग चले गए। बनिंग डोमेन के स्वामी के रूप में सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग के पास कई काम थे और स्वाभाविक रूप से वह हर समय यहाँ नहीं रह सकते थे। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 30,000 साल और बीत गए। 30,000 साल कोई लंबी अवधि नहीं थी, कम से कम मिल्टन चेनी के लिए तो ऐसा ही था। एक निश्चित क्षण में ध्यान में पैर मोड़कर बैठे मिल्टन चेनी को अपने हृदय में हल्की हलचल महसूस हुई। वह परिचित शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई।
मिल्टन चेनी को सोचने का समय दिए बिना जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनकी चेतना ने एक बार फिर खुद को एक अपरिचित स्थान पर पाया। इसे अपरिचित नहीं कहा जा सकता था। आखिर मिल्टन चेनी की चेतना 30,000 साल पहले यहीं थी। फिर से क्या ये जागृति हो सकती है? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। इस स्थान पर अपनी चेतना के फिर से प्रकट होने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर जहां पहला था वहां दूसरा भी हो सकता है, और मिल्टन चेनी ने इसका अनुमान लगाया था। इस क्षण मिल्टन चेनी ने इस स्वतंत्र स्थान के वातावरण को महसूस किया। पिछली बार की तुलना में कोई अंतर नहीं था। हालांकि अगले ही पल एक परिवर्तन हुआ। ये पिछली बार की तुलना में एक बिल्कुल अलग परिवर्तन था जब उसकी चेतना इस स्थान में प्रवेश कर गई थी। उसे अचानक लगा कि कुछ उसकी चेतना में विलीन हो रहा है। ये वास्तव में क्या था, मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। इससे पहले कि मिल्टन चेनी पूरी तरह से समझ पाते कि उनकी चेतना में क्या विलीन हो गया है, उनके मन में अचानक अपरिचित स्मृति का एक खंड उभरने लगा। स्मृति का उभरना अचानक हुआ। सौभाग्य से इस तरह की स्मृति विरासत का अनुभव मिल्टन चेनी के लिए नया नहीं था। कई पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान मिल्टन चेनी ने स्मृतियों को विरासत में प्राप्त करने के कई उदाहरणों का अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने जल्दी से इन यादों को पूरी तरह से पचा लिया। अपने मन में उभरी हुई विरासत में मिली स्मृति को पूरी तरह से महसूस करते हुए मिल्टन चेनी चौंक गए। ये स्मृति वास्तव में एक जागृति का संकेत दे सकती है, क्योंकि स्मृति के इस खंड के भीतर एक साधना पद्धति से संबंधित यादें थीं। ज़ेड स्पिरिट तकनीक। मेरी स्मृति में एक नई साधना पद्धति उभरी है। ऐसा लगता है कि मेरा भौतिक शरीर वास्तव में एक चुने हुए व्यक्ति का है, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। इस समय मिल्टन चेनी ने अपने शरीर की पहचान एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से पुष्टि कर ली थी। पहले वह निश्चित नहीं हो सकता था क्योंकि वह जागृत नहीं हुआ था। अब जब उसकी जागृति की यादें सामने आई थीं, तो वह अनिवार्य रूप से निश्चित था। एक साधना पद्धति के साथ यह अभी भी अज्ञात है कि मैं पुनर्जन्म सिमुलेशन के इस चक्र में किस क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। इसके अलावा लाभ केवल यही नहीं है, इसका मतलब यह हो सकता है कि जब तक मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म लेता हूं, तब तक मुझे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति प्राप्त है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। हालांकि वह भावनाओं से अभिभूत नहीं था। आखिरकार उसने कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगाया था। इस समय ये केवल उसकी भविष्यवाणियों की पुष्टि थी। साथ ही सिम्युलेटर द्वारा दी गई यादों की तुलना में इस बार उसकी विरासत में मिली स्मृति की सामग्री वास्तव में बहुत सीमित थी। इन विरासत में मिली यादों को जोड़ने के बाद भी इस दुनिया के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत ठोस नहीं थी। एकमात्र महत्वपूर्ण बात थी साधना पद्धति की स्मृति। फिर भी साधना पद्धति होने का मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में बहुत उच्च क्षेत्र में साधना कर सकता था। लेकिन मिल्टन चेनी को यकीन था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे बहुत उच्च क्षेत्र में साधना करने की बहुत उम्मीद थी। समय ही वह चीज़ थी जो मिल्टन चेनी के पास पुनर्जन्म सिमुलेशन में प्रचुर मात्रा में थी। खास तौर पर साधना पद्धति अपनाने के बाद धैर्य भी मिल्टन चेनी के सबसे मूल्यवान गुणों में से एक था। अपनी स्मृति के जागृति के बाद मिल्टन चेनी की चेतना उस स्थान में नहीं रही। लगभग तुरंत ही उनकी चेतना वापस आ गई। वास्तव में उन्होंने अपनी आंखें भी खोलीं। अपनी चेतना के वास्तविकता में लौटने के साथ मिल्टन चेनी ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया। उस स्थान पर बस एक पल में मिल्टन चेनी ने न केवल स्मृति को जागृत किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ उनकी चेतना में विलीन हो रहा है। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने वास्तव में अपनी चेतना में एक विसंगति महसूस की। एक पीला बैंगनी टोकन उनकी चेतना के भीतर निलंबित था, वहां मौजूद था, जैसे कि वह उनकी आत्मा का हिस्सा बन गया हो। मिल्टन चेनी इस टोकन के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं देख पाए, जैसे कि टोकन का अस्तित्व ही नहीं था। ये पूरी तरह से अप्राप्य था। कुछ समय बर्बाद करने के बाद मिल्टन चेनी ने आगे की जांच करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने ध्यान से ज़ेड स्पिरिट तकनीक की विस्तृत स्मृति से परामर्श करना शुरू कर दिया। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। अब उन्हें ज़ेड स्पिरिट तकनीक पूरी तरह से समझ में आ गई। निस्संदेह यह एक बहुत शक्तिशाली साधना पद्धति थी। ये सीधे 14वें चरण तक ले जा सकती थी। हाँ, ये 14वें चरण तक ले जाने वाला एक पूर्ण साधना पथ था। और यह सिर्फ इतना ही नहीं था, साधना के इस पथ का अनुसरण करना भी बेहद आरामदायक था, क्योंकि इसके लिए किसी भी सक्रिय साधना प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। जब तक ज़ेड स्पिरिट आत्मा के भीतर गहराई से निर्मित होती, ज़ेड स्पिरिट स्वयं साधना में सहायता करती। वास्तव में उसे सक्रिय रूप से साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जितनी अधिक ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करेगा, उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। शुरुआत में भी उसका क्षेत्र धीरे धीरे सुधर रहा था, और जितना समय बीतता गया उसका सुधार उतना ही बढ़ता गया। हालांकि साधना का यह मार्ग अपनी कमियों के बिना नहीं था।
अर्थात साधना की प्रारंभिक गति धीमी होगी और क्षेत्र की सीमाओं के कारण ये बाद के चरणों में भी धीमी होगी। यदि किसी की प्रतिभा खराब है तो उसके क्षेत्र को बढ़ाने में लगने वाला समय निश्चित रूप से बहुत लंबा होगा। ये दूसरों के लिए पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए ये बिल्कुल विपरीत था, जिसका कोई प्रभाव नहीं था। कारण सरल था, मिल्टन चेनी को साधना की गति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब तक उसका क्षेत्र सुधर सकता था तब तक भले ही वह प्रत्येक सफलता को पीछे छोड़ दे, वह ठीक था। समय ने उसे पीड़ा नहीं दी, क्योंकि उसने इसका बहुत अनुभव किया था। पुनर्जन्म सिमुलेशन के अनगिनत चक्रों ने पहले ही मिल्टन चेनी के अडिग दाव हृदय को गढ़ दिया था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी चेतना में पहली जेड स्पिरिट का निर्माण शुरू कर दिया। जेड स्पिरिट तकनीक के माध्यम से निर्मित जेड स्पिरिट एक बीज की तरह है। ये बीज मिल्टन चेनी की चेतना में, यानी मिल्टन चेनी की आत्मा में गहराई से जड़ जमा लेता है। जैसे जैसे बीज मजबूत होता गया, मिल्टन चेनी की साधना की गति भी तेजी से बढ़ती गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी को अपनी आत्मा के भीतर एक अकथनीय शक्ति का उभरना साफ महसूस हो रहा था। हालांकि यह मिल्टन चेनी का पहली बार जेड स्पिरिट तकनीक की साधना थी, लेकिन उन्हें इससे कोई अपरिचितता महसूस नहीं हुई। आखिरकार जागृति के बाद जेड स्पिरिट तकनीक का सार मानो उनकी आत्मा में अंकित हो गया था। ये साधना पद्धति उनके शरीर के लिए सबसे अनुकूल मार्ग था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी को कोई अपरिचितता महसूस नहीं हुई। पहली बार चेतना के भीतर जेड स्पिरिट का निर्माण करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता थी। हालांकि यह अवधि मिल्टन चेनी के लिए बहुत लंबी नहीं लगी। ये लगभग कुछ 100 साल थी। कुछ 100 साल पलक झपकते ही बीत गए। मिल्टन चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी पूरी आत्मा पहले से कुछ अलग महसूस कर रही थी। हालांकि उसकी आत्मा की ताकत में जरा भी बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी साधना का मार्ग वास्तव में शुरू हो चुका था। इस पुनर्जन्म में हजारों साल के बाद मिल्टन चेनी ने आखिरकार साधना के मार्ग पर कदम रखा था। मिल्टन चेनी अच्छी तरह से जानते थे कि शुरुआत सबसे कठिन हिस्सा है। पहली जेड स्पिरिट अंकित हो चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मेरा शरीर और भी मजबूत होता जाएगा, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वास्तव में कुछ 100 सालों ने उसे पहली जेड स्पिरिट को सफलतापूर्वक अंकित करने का मौका दिया था। एक जेड स्पिरिट केवल थोड़ी सी ही वृद्धि प्रदान कर सकती थी, लेकिन समय के साथ वह अभी भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता था। मिल्टन चेनी इसे अच्छी तरह समझते थे। आखिरकार, हालांकि जागृति के बाद उनकी विरासत की यादें बहुत ज़्यादा नहीं थीं, लेकिन उनमें सिर्फ साधना पद्धति से कहीं ज़्यादा शामिल थी। अगले ही पल, इससे पहले कि मिल्टन चेनी को और सोचने का समय मिलता, एक सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसे कुछ महसूस हुआ। मिल्टन चेनी की ओर उसकी नज़र अब तीखेपन से चमक रही थी। क्या तुम अपनी जागृति में सफल हो गए हो? सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग बोला। ये सुनकर मिल्टन चेनी हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार मिल्टन चेनी ने जानबूझकर अपने साधना क्षेत्र को नहीं छिपाया था। हालांकि वह लंबे समय से जेड स्पिरिट तकनीक की साधना नहीं कर रहा था, लेकिन वह पहले ही साधना के मार्ग में प्रवेश कर चुका था। अब उसके पास एक साधना क्षेत्र था। प्रथम स्तरीय जेड स्पिरिट कल्टीवेटर वह क्षेत्र था जिसमें मिल्टन चेनी वर्तमान में था। चूंकि उसने इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए व्हाइट रोबेल्डर स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि व्हाइट रोबेल्डर का स्वर पूछताछ वाला था, लेकिन यह निश्चितता का था। आपने कौन सी साधना विधि जागृत की है? व्हाइट रोब वाले बुजुर्ग ने जिज्ञासा से पूछा, किसी और इरादे से नहीं बल्कि सरल जिज्ञासा से। वह मिल्टन चेनी द्वारा जागृत की गई साधना विधि से ईर्ष्या नहीं कर रहा था। आखिरकार सैकड़ों लाखों वर्षों तक बनिंग तकनीक की साधना करने के बाद उसके लिए एक नई साधना विधि पर स्विच करना असंभव था। मिल्टन चेनी ने व्हाइट रोब वाले बुजुर्ग की बातों में कोई दुर्भावना भी नहीं पाई। इसलिए मिल्टन चेनी ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी जागृत साधना विधि साझा की। बेशक उन्होंने केवल एक संक्षिप्त विवरण दिया और इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं किया। आखिरकार मिल्टन चेनी के लिए अपने सभी पत्ते एक साथ प्रकट करना असंभव था, भले ही वह व्हाइट रोब वाले बुजुर्ग से बहुत अधिक शक्तिशाली था। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनने के बाद व्हाइट रोब वाले बुजुर्ग ने एक पल के लिए विचार किया। उन्हें यकीन था कि मिल्टन चेनी ने अपनी याददाश्त में जो बताया है उसके समान कोई साधना विधि नहीं है। इसका मतलब था कि उसका अनुमान सही था। मिल्टन चेनी ने वास्तव में एक तकनीक की यादों को जगाया था। उसका पिछला निर्णय वास्तव में गलत नहीं था। फिलहाल अपनी साधना पद्धति पर ध्यान केंद्रित करो। जब तक तुम 9वें चरण तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हें किसी और चीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने एक पल सोचने के बाद कहा। यह वास्तव में इस समय मिल्टन चेनी के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग था। चुने हुए व्यक्ति की साधना की गति बहुत तेज होती है, इस बात पर बुजुर्ग को पूरा भरोसा था।
यह इस दुनिया में पहले उभरे सभी चुने हुए लोगों के अनुभव के माध्यम से बनी एक आम सहमति थी। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने बहस नहीं की। उसने भी यही सोचा। वास्तव में उसे इस दुनिया को जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार मिल्टन चेनी इस दुनिया में केवल एक क्षणिक इकाई थे और चाहे वह चुने हुए व्यक्ति थे या नहीं, इस तथ्य को नहीं बदल सकते थे। मिल्टन चेनी के लिए पुनर्जन्म सिमुलेशन बस अपने वास्तविक स्व को सहायता प्रदान करने का एक अवसर था। इसलिए उन्होंने कभी भी पुनर्जन्म सिमुलेशन की प्रक्रिया की परवाह नहीं की। उनके लिए जो मायने रखता था वह ये था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वे क्या लाभ बनाए रख सकते थे। पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ना वास्तव में वही था जो मिल्टन चेनी को करने की आवश्यकता थी। भले ही वह इस दुनिया को जीत भी ले, लेकिन इससे क्या? सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वह वास्तविकता में वापस आ जाएगा। जब वह फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेगा तो पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन से सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए मिल्टन चेनी के लिए पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज साधना थी। केवल तभी जब उसका नकली स्व उच्च क्षेत्र में पहुंच जाएगा, पुनर्जन्म सिमुलेशन उसके वास्तविक स्व के लिए फायदेमंद साबित होगा। अन्यथा सिमुलेशन उसके वास्तविक जीवन के स्व की सहायता नहीं करेगा। यदि वह इस सिमुलेशन के दौरान 10वें चरण के दायरे में खेती करने में कामयाब रहा, तो सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वास्तविकता में लौटने पर मिल्टन चेनी भी 10वें चरण के दायरे को बनाए रखेगा।